अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी किस तरह के मामलात हैं, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, किस तरह का नशे व फराज है, ये देखेंगे। और फिर साथ ही साथ दिफाई तौर पर अगर हम बात करें तो बिलखुसूस जो आज हमारे फौजी सरबराह का जो बयान सामने आया, इसके पस मंज़र को भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, इस पर भी हमारी बात होगी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाहिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद साहब भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद है। मैं माजिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा हमारे साथ कारगिल के सियासी तजियाकार और सहाफ़ी, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर यकीनन हम कह सकते हैं कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। आप महज रनर अप रहे और 6000 वोटों से ही शायद गालिबन मेरे ख्याल से आप पीछे रहे। तो आप सियासी गहरी नज़र भी रखते हैं जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल पर हैं, और आप जो है तजियाकार भी हैं। मेरी मुराद है सजाद कारगिली साहब से, वो भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सजाद साहब मेरी आवाज़ मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई। वालेकुम सलाम। सजाद साहब के अलावा रविंदर शर्मा साहब जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, भारत के नौ मुंतखबा फौजी सरबराह ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को वापस ले लिया जाएगा। बर्री फौज के सरबराह मनोज ने सनीचर के रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पार्लियामेंट अगर चाहे और हमें इस बारे में कहा जाए तो इसके लिए कदम उठाते हुए पाक मकबूजा कश्मीर वापस हासिल कर लेंगे। फौजी सरबराह ने कहा कि पार्लियामेंट की तवील मुद्दती करारदाद है कि मुकम्मल जम्मू कश्मीर हमारा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान फौज प्रोफेशनल फौज है, हम भारत की आवाम के लिए हैं और भारत की आवाम से हैं। जहाँ तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नदन बॉर्डर पे वुहान समिट के बाद और जो पिछले साल ही चेन्नई में दूसरा समिट हुआ था दोनों मुल्क के लीडर के बीच में, उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजिक गाइडलाइन दिए गए थे जिससे कि बॉर्डर के ऊपर जो तनाव है या डिफरेंसेस है वो सबसे लोएस्ट लेवल पर ही सेटल किए जाए। और उस स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस के बाद जो भी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनको उधर ही सुलझाया जाता है और बात को हम आगे बढ़ने नहीं देते या सीरियस नहीं होने देते। जहाँ तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर। बर्री फौज के सरबराह ने मजीद कहा कि चीन से लगी सरहद पर तवाज़ुन की तरतीब नौ के लिए फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई जाएगी। फौजी सरबराह ने कहा कि शुमाली और मगरबी सरहदात यकसा तौर पर अहमियत की हामिल हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि चीन से लगी सरहद पर एडवांस किस्म के दिफाई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है। ख्याल रहे, भारत और चीन की एक दूसरे के साथ तवील सरहद है और डोकलाम से अरुणाचल प्रदेश तक दोनों ममालिक के दरमियान कई एक मामलात के तहत तनाज़ात भी पाए जाते हैं और चीन अक्सर भारत के खिलाफ जारहाना सरगर्मियाँ अंजाम देता है।
मैं बातचीत की आगाज़ करूँगा माजिद साहब से। माजिद साहब, कैसे देख रहे हैं आप जो फ़िलहाल कश्मीर की सूरत हाल, बिलखुसूस अगर हम आगाज़ करें कि यहाँ पर बंद था, मुसलसल बंद था, और अब जिस तरह से वफ्द जो सिफारतकारों का 16 सिफारतकार जो थे, इन्होंने दौरा किया और कश्मीर की सूरत हाल का यकीनन कहा जिस तरह से जा रहा है कि जायज़ा लिया, बहरकैफ, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक ऐसे वक्त ये दौरा किया गया जब मुल्क के अंदरूनी तौर पर हालात ठीक नहीं है, ख़ासकर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट CAA को लेकर जो सारे मुल्क में एक हालात बने हुए हैं, उस पस मंज़र में हम फिर से लोगों की तवज्जो कोई और सिमत लगाने के लिए हम हमेशा से ये इस्तेमाल करते आए हैं, मगरबी सरहदों को हम इस्तेमाल करते आए हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो टूर है, अब ये टूर में 3 ममालिक ड्रॉप हो गए, जिसमें सबसे अहमियत के हामिल यूरोपीय यूनियन के जो सिफारतकार हैं। उन्होंने कहा कि हम तफरीक के लिए जाना नहीं चाहते, गाइडेड टूर की ज़रूरत नहीं है, ये उनका रिमार्क रहा है। तो खैर, सरकार का मौक़िफ़ भी बाद में आया कि हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम तो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमारा बिल्कुल दाखिली मामला है जी, लेकिन इस गाइडेड टूर के ज़रिए हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुसल्लिमा करार दिया कि ये हमारा नहीं है, ये तो बैनुल-अक़वामी मामला है। इसलिए हमने सारे सिफारतकारों को, अड़ोस को, पड़ोस को, अमेरिका को, इनको सबको बुला कर रखा है। तो ये एक मानों में हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर मालूम होता है, लेकिन दाखिली तौर पर इसका फ़ायदा ज़रूर है। दाखिली तौर पर जिस तरीके से जो मुल्क के हालात, जैसा कि मैं इब्तिदा में आपको बता रहा था कि मुल्क के हालात की वजह से जो एक माहौल बना हुआ है सारी दुनिया में, उसकी तवज्जो हटाने का एक मकसद है। तो ये जो गाइडेड टूर है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारी खारिजा हिकमत अमली के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और रही बात पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की, तो ये देखिए, हमेशा से हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो हमारा हिस्सा है। अब इस हिस्से में यकीनन देखिए, फ़ौज को कहीं भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो हमको हुकूमत वक्त या पार्लियामेंट से बराबर जो है उनको कंसर्न मिलना ज़रूरी है, और वो कंसर्न हमारे सदर जमहूरिया ख़ुद देते हैं सुप्रीम कमांडर के हिस्से से। तो ये एक मरबूत हमारा जो है एक सिस्टम है, उसके तहत ये होता है। तो अगर वाकई पार्लियामेंट अगर ये चाहे, जैसा कि अब 31 जनवरी से शुरू हो रही है पार्लियामेंट का बजट इजलास, तो ये करके देखिए इसमें क्या लगेगा। क्या ये मुल्क के दाखिली मसाइल पहले हैं या फिर पाकिस्तान के साथ? ठीक है, वो आज नहीं तो कल हमारा दावा है रहेगा, वो हमारा हिस्सा है, हमारा जो है जैसा हम कहते हैं कि बिल्कुल अटूट हिस्सा हमारा है कश्मीर का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हासिल करना है, सिफारती तौर पर या मुज़ाकरात के ज़रिए या शिमला माहिदे के ज़रिए या फिर अल्टीमेटली जंग के ज़रिए, लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा इब्तिदा में, पंडित नेहरू से लेकर वाजपेयी साहब की तक भी और मनमोहन सिंह से भी, कि इसको हम डायलॉग के जरिए करेंगे। और हमने ये भी कहा कि 71 में जब हमने माहिदा की बार के बाद जब 72 में जब माहिदा किया था, तो उसमें हमने तस्लीम किया कि ये दोनों मुल्कों में है, दोनों मिलकर बैठकर बात करेंगे। लेकिन भाई साहब, अभी जो सूरत हाल है, ज़रूर मैं आपकी तरफ आता हूँ। रविंदर शर्मा साहब जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी शर्मा साहब, आपका इस्तकबाल है 4TV न्यूज़ पर। शर्मा साहब, आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो जी शर्मा साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नहीं, आवाज़ बहुत कम है, मुझे कम आ रही है। ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा। बहुत खैर मकदम है आपका 4TV न्यूज़ पर। शर्मा साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, क्या आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि क्या वाकई माहौल है और वाकई हम ये यकीन कर सकते हैं और वाकई ये खुशी की बात है कि जो कश्मीर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी जी, क्या हम ये समझ सकते हैं कि वाकई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और हालात जो है मामूल पर आ गए हैं, अब बैरूनी दौरे भी जो है हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे कश्मीर की सूरत हाल पर आप? देखिए, मैं आपकी पूरी आवाज तो नहीं सुन रहा, जो मैं समझ पाया उसके मुताबिक मैं 1 to 1 में आपको ये बताना चाहता हूँ एज पर रेजिमेंट के हालात तो यूं के तू हैं। सरकार के दावे एक तरफ है और दूसरी तरफ से ये है कि अभी भी कोई
नॉर्मल एक्टिविटी, जहां नेट नहीं खुला, अभी कल ही हाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है जी। 5 महीने से तो तमाम किस्म की गतिविधियां ठप हैं, जहाँ तक के रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियां जो हैं वो भी ठप हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब बच्चों को जो नेट और बाकी चीजें हैं वो भी ठप है। एक भय का माहौल है, किसी को बोलने तो दिया नहीं जा रहा। और अभी मैं 31 दिसंबर की बात कहूंगा कि जम्मू प्रांत में भी जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे एक टीम जो है वो जम्मू प्रांत के कुछ इलाकों से होकर के हमने रिक्वेस्ट की कि हम श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत मांगते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि 31 की मॉर्निंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया उनको जी। और हाईकोर्ट में भी 3 महीने से एक पिटीशन पेंडिंग है कि बताइए किस ऑर्डर के तहत हमको रोका जाता है। तो सरकार एक तरफ से कहती है खुली इजाजत है, किसी को पाबंदी नहीं। कुछ लोग तो PSA में हैं, डिटेन हैं, हाउस अरेस्ट है, लेकिन उसके अलावा जिनको खुला है वो भी खुला जुबानी है। और जब निकलने की कोशिश करो तो जम्मू प्रांत के भी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी कुछ एक्टिविटी करने के लिए इजाजत उस तरह की नहीं है। कश्मीर वादी की तो बात छोड़ दीजिए। और उसके लिए वही गाइडेड जी और स्पॉन्सर्ड लोग भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी को खुले आसमान में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस या एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। उनको सुविधाएं, सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त, और यहाँ तक के ओपोजिशन और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सिक्योरिटियों की डाउनग्रेड कर दी, थिन कर दी, या हटा दी। और फिर कहा जाता है कि हालात नॉर्मल हैं जी। और कश्मीर, लेकिन शर्मा साहब, अभी मैं बिल्कुल आपका कम वक्त लूंगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अभी जो हमारे दिल्ली की जानिब से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज ही जिस तरह से बयान सामने आया, वो बयान ये है कि अब हम दुनिया को बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अनासिर यहीं के मुल्क के हैं जिन्होंने जो है बाहर कश्मीर की तस्वीर को खराब कर पेश कर दिया। तो अब हम न सिर्फ ये जो एक काफिला आया था इसको हमने करवाया, मजीद भी जो है बाहर से लोग आएंगे और कश्मीर का दौरा करेंगे और जो हकीकी सूरत हाल है वो उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ 26 लोगों पर से कल गुज़िश्ता रोज PSA हटा लिया गया और इनको हटाने की, इनको जो है रिहा करने की बात आई। तो मामूल की तरफ आ रहे हैं हालात और नॉर्मल सी है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो है या फिर कुछ अनासिर हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको बंद रखना जरूरी है। ये खुले तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार कह रही है। जी शर्मा साहब। हेलो, आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, बीच में मैं जो हालात की आप जनरल जानकारी मुझे इतना ही समझ आया जो मैंने आपको बता दी कि अभी भी पाबंदियां हैं सियासी नेताओं पे, और कोई भी क्रेडिबल, मीनिंगफुल एक बात मैं दावे से कह सकूंगा कि वो हालात संभालने नहीं हो सकते जब तक क्रेडिबल लीडरशिप को आप छोड़ के जम्मू कश्मीर में हालात पॉलिटिकल प्रोसेस की पूरी इजाजत जो जमहूरियत में होती है। अगर हालात संभालने हैं तो हमको छोड़ दें, हम लोगों की बात जाने, लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारे। और आप हर एक को कहते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है, इस किस्म के हालात में ये दावे खोखले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। कह के बाहर किलिंग नहीं हुई, आपने दबाव इतना बनाए रखा, वो कोई पैमाना नहीं है, वो एक पैमाना है। लेकिन दूसरा पैमाना ये है कि लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है, और जिसको इजाजत भी है उनको ये कहा जाता है कि आप सरकार की भाषा बोलेंगे आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर आपको दूसरी भाषा, आप सरकार के विरुद्ध होंगे, देश के विरुद्ध कैसे होंगे? अगर तो बीजेपी के फिलॉसफी से, जो बीजेपी के सहमत नहीं है, वो देश के विरोधी हो गया। जम्मू में भी इसी तरह की आजाद है, इसलिए आजादाना तरीके से लोगों को जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी बात रखने दी जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सजाद साहब की तरफ जाऊंगा। सजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सजाद साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सजाद साहब, मैंने सवाल किया अभी शर्मा साहब से, वो भी आपने सुना। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो हम कह रहे हैं, जो दिल्ली की जानिब से बात आ रही है, वो यही है कि भाई जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में हालात जो है नॉर्मलसी की तरफ नहीं बल्कि नॉर्मल हो चुके हैं। अब चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन बरकरार रहे, तो उन्हें बंद रखा गया है और बहुत सौ को छोड़ा जा रहा है। और अब बाहर के लोगों को भी लाकर बताया जा रहा है कि देखिए जो आपको खबरें पहुंचाई गई वो नेगेटिव थी, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या देख रहे हैं? जी साहब। इस हवाले से मैं यही कहूंगा बाकर भाई कि इस वक्त आधा हिंदुस्तान जी सड़कों पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुजाहिरे कर रहा है।
हाँ हाँ। और हमारी पूरी आबादियों पर इस वक्त लाठियां बरसाई जा रही है। आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान जो है इस वक्त, हिंदुस्तान की जो आबादी है उसको पुलिस के जरिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को मारा पीटा जा रहा है। और ऐसे में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर सब चंगा सी का नारा लगाते हैं, ऑल इज वेल का नारा लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। हम जहाँ तक इस वक्त जो आर्मी की तरफ से बयान आया है कि पीओके का सारा हिस्सा हमारा है, पार्लियामेंट से ये मंजूरी के बाद हम इस पर एक्शन करेंगे, तो मैं इस बात पर तो हम जो है ये बहुत खुश आइन बात कहते हैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पीओके जो है वो हमारे साथ मिले और हम जो है पीओके के जो है वो हमारा हिस्सा बने। और जो हमारा पूरा एक एरिया है जो 47 में हमसे अलग हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान है, मुजफ्फराबाद का इलाका है, वो हमसे जुड़े। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले जो हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त भारत के साथ जो मिला हुआ कश्मीर है, जिसको आपने वहाँ के अवाम के जो तवक्कात और उनकी आरज़ुओं के बरखिलाफ जाकर उनसे पूछे बगैर उन पर जोर जबरदस्ती करके 5 अगस्त को उनसे उनका जो ऑटोनॉमी छीना, आपने स्टेटहुड छीना, उनसे उनका फंडामेंटल राइट छीना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जिसे 5 महीने से इंटरनेट बंद है। और सबसे बड़ी बेशर्मी ये है कि इस हुकूमत की कि जो अपने ही मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तो जाने नहीं दे रही है कश्मीर। अपने ही मुल्क के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनको तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिशियंस से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और दुनिया के सामने इस मसले को हद से ज्यादा इंटरनेशनलाइज करने के लिए तरह तरह के डेलीगेशंस को ला के कश्मीर की सैर व तफरी कराई जाती है। ठीक है, जिससे मुझे ये लगता है इनकी जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है वो जाहिर हो जाती है। ठीक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट केस। ठीक है सजाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं वाहिद साहब की तरफ जाऊंगा। वाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? सजाद साहब कह रहे हैं कि जिस तरह का हुकूमत का रवैया है वो पार्लिमानी रुकन उनको जो है जो मुल्क के हैं उनको कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, तो इसको एक इंटरनेशनल किया जा रहा है। और फिर साथ ही साथ सजाद साहब ये भी कह रहे हैं कि वाकई अगर आर्मी चीफ ये कहते हैं कि पीओके को जो है वापस लाना है तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन साथ ही साथ जो मुल्क में चल रहा है, जो कुछ कश्मीर की सूरत हाल हकीकी तौर पर है, उसका कौन देखने वाला है? उसके हवाले से क्या कहेगी सरकार? देखिए, मुझे लगता है इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। तूल देने की जैसी इसमें कोई बात है नहीं। दरअसल एक सवाल पूछा गया आर्मी चीफ से कि जिस तरह भारतीय पॉलिटिकल विल रहती है कि हमें पीओके लेना है, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक माकूल जवाब दिया कि अगर हमको संसद कहेगी तो हम कमिटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कि संसद कहेगी कि हमें पीओके लेना है तो हम तैयार हैं। तो वो अगर तैयार ना भी हो तो उनको यही जवाब देना पड़ेगा कि हम तैयार हैं। अब ये तो रही पीओके तक की बात है, मगर एक चीज़ यहाँ पर जो उन्होंने पोस्चरिंग की है, बात की है कि ठीक है हम लोगों को यहाँ जो पीओके की बात है, इसके अलावा जो आप इसको बारीकी से समझिए, उन्होंने कहा कि हमको चीन की जो सरहदें मिलती हैं उस कमान को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। हालांकि पहले से मजबूत हो गई है, मगर पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। यहाँ भी हमको एक मोर्चे को खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ इनकी बात का अर्थ निकलता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन, हिंदुस्तान दोनों को इक्वल इकोनॉमी एनिमी मानता है, चीन को भी और पाकिस्तान को भी। ये मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये एक बाकायदा सोच समझकर जवाब दिया है। इसका मायने जो निकलते हैं वो ये है, अगर दोनों को हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं, मतलब पश्चिमी और उत्तरी सभी कमान के लिए, यानी चीन और पाकिस्तान के इलाकों के लिए हमारी सेना सक्षम है, तो हम उनका खैर मकदम करेंगे और उनको सल्यूट करेंगे कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अलबत्ता ये भी सही बात है कि देखिए, अगर किसी ने ये पूछा होता वहाँ पर कि जो हमारा चीन के पास एक ऐड हो जाता, मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत है जहाँ पर शंकर भगवान जो है विराजमान है, वो पर्वत जिसके बगैर हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मतलब श्रद्धालु भी जो बड़ी मुश्किल से वीज़ा लेके जाते हैं,
तो थोड़ी सी पहल अगर सचमुच हो जाए उधर को तो ले लेना चाहिए पीओके के साथ साथ। तो हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। और इस तरह के बयान जो है सरकार और मीडिया, दूसरे मीडिया वालों को भी ये सवाल भी पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप लोगों को भी इसमें कुछ इजाफा करना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई हमको? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोफेशनल फौज है, हमारे बहुत वेपन्स हैं, बिल्कुल मजबूत है। और कैलाश पर्वत और ये भी हमको चाहिए भाई, हमारा है ये, इसके बगैर हम हिंदुस्तान को तसव्वुर नहीं कर सकते। पीओके तो चलो कश्मीर है, वो तो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत के बगैर हिंदुस्तान का कोई वजूद ही नहीं है। सजाद साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का भी जो है जिक्र किया है, बिल्कुल उधर भी आऊंगा। और बिल्कुल आपने जो बात की वो तो आस्था से जुड़ी हुई है। सुन लिया, हाँ जी जी, ये बात हो गई, ये तो जवाब हो गया तुम्हें, मीडिया को, फिर बाकियों को सबको मिल गया होगा। मैं ऐसे ही देता हूँ, सुन लो। अब दूसरी बात सुनो, ईमानदारी की बात सुनो। इस पर पाकिस्तान की भी बात आ गई है। पाकिस्तान का बयान बड़ा अजीब सा है। उन्होंने कहा उनकी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल प्रॉब्लम को ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं, इनको लाइट लो, हल्के में लो। ये बयान अगर पाकिस्तान की तरफ से आता है तो मुझे लगता है कि हमारे संसद को, आर्मी चीफ को और तमाम उन वीर पत्रकारों को, सबको ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। ठीक है, मैं सजाद साहब की तरफ जाने से पहले माजिद साहब की तरफ जाऊंगा और माजिद साहब से ये जानना चाहूँगा कि माजिद साहब, जिस तरह से वाहिद साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ के हवाले से भी, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी फौज तैयार है। अब जो पहल करने की बात है वो हमारे संसद पर, हमारे पार्लियामेंट पर आयद होता है, तो क्यों ना एक कदम उठा लिया जाए। वाकई जो है संसद को एक फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कदम हम उठा रहे हैं। तो मोदी जी को मतलब 10 बार क्या पाकिस्तान से बात करें, अब काम कर दे कुछ, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? रही बात संसद की, तो मैं संसद के हवाले से, संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको वहीं 5 अगस्त को तरफ ले जाना चाहता हूँ। 5 अगस्त 4 अगस्त ये 2 दिन ले जाना चाहता हूँ। हमारे वज़ीर दाखिला ने क्या बात कही थी जी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारा जो कश्मीर का जो मामला है वो हम पूरे मुकम्मल कश्मीर का मामला है जी। और उसमें उन्होंने बात खुल के बात कही कि ये हमको लेना ही है, आज नहीं तो कल लेना ही लेना। सही बात। फिर मैं एक और बात भी कहता हूँ, उसी अगस्त के पार्लियामेंट के सेशन में वज़ीर दिफा हमारे राजनाथ सिंह का, उनका भी एक बयान आया है कि हम अब ये कश्मीर नहीं, हम वो कश्मीर की बात करेंगे, हम इस कश्मीर में तो बात ही नहीं करेंगे, तो हमारा हिस्सा है। ये तो सही बात। तो ये इस पूरे तनाजुर में अब फिर से एक सैंक्शन की जो बात है, एक मंजूरी की बात है, वो खैर एक तरीक़ेकार है। अब सरकार के पास मेजोरिटी भी है और जहाँ तक कश्मीर के बारे में है, मैं नहीं समझता कि कोई मुखालिफत भी नहीं करी। कौन करेगा मुखालिफत? कौन करेगा? राज्यसभा में भी नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए, मुखालिफत की तो उम्मीद थी, उनको तो पीएसए में बंद करके रखा है। अगर वो कर भी सकते, वैसे तो नहीं करते, नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमने तो उनको बंद करके रखा है, उनको अगस्त की मीटिंग में भी आने नहीं दिया। अगस्त में जो पार्लियामेंट की मीटिंग हुई जिसकी कश्मीर के बारे में फैसला लिया गया, उसमें तो उनको शामिल भी नहीं किया गया हमने जी। तो वैसे भी वो दूरी है। तो अब हमको रुकावट किस बात की है? तो लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने जिस किस्म से हमारी बेइज्जती की, उसको हम इजी लेने की जरूरत नहीं है। मैं बराबर नसीम साहब का जो यानी मतलब नहीं, सही बात है। देखिए, हमने बड़ी जिम्मेदारी से बयान दिया। प्रेस पहली जी मैं आप ही की बात हूँ, पहली ब्रीफिंग थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमारे आर्मी चीफ का ये बयान था और उन्होंने जिस तरह से हल्के में लिया, तो मुझे तो अपनी बेइज्जती लगेगा ना साहब। नहीं, उनका ये मानना है। और उस तनाजुर में जैसा कि अभी सज्जाद साहब ने कहा कि जिस तरीके से मुल्क में जो हालात हो रहे हैं उसको तवज्जो, तो ये जो अगर सरकार ये समझती है कि ऐसा नहीं है तो फिर बराबर मैं समझता हूँ कि एक्शन तो होनी चाहिए। पर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? ये सिचुएशन को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई हम उनसे पहले तो ये कहा कि कश्मीर हम दोनों मुल्कों के दरमियान बात है, फिर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं करते कि वो वहाँ अड्डे बने हुए हैं टेररिस्टों के। तो भाई ये अड्डों को जिस तरीके से खत्म करने की बात है। अब देखिए, अमेरिका ने इराक की सरजमीन पर ईरान के एक कमांडर को मार दिया और उसकी डिफेंस की, वो चीज की, उसके एक्शन की डिफेंस किया कि कहा कि ये हमको आने वाले दिनों की जो दहशतगर्दी थी उसको हम करने के लिए हमने एक्शन किया। हालांकि किसी तीसरे मुल्क में एक दूसरे मुल्क के आदमी को मारना ये बैनुल-अक़वामी क़वायद यूएनओ की रेजोल्यूशन के पूरे खिलाफ है जी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमारे वफाद के सामने कोई चीज नहीं है। तो फिर जब अमेरिका हमारा जो दोस्त है और हमारे सलाह देने वाले भी बहुत से लोग हैं, तो जब ये चीज अमेरिका कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते जी? ये तो आपको मतलब पूरा आपका जवाब है, आपका पूरा हक है और आपका पूरा राइट है, आपकी पूरी जो है संसद की रेजोल्यूशन आपके साथ है। इसी बात का हवाला भी जो है हमारे आर्मी चीफ ने दिया है। सजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, देखिए कश्मीर में जहाँ तक इंटरनेट की बात की जाए तो साफ तौर पर कहा जा रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है
रिव्यू करने के लिए कहा है, 7 दिन का 1 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया है। लेकिन इंटरनेट खोलने में जो मसला आ रहा है वो यही है कि भाई यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है और मिलिटेंसी को जो है फ़रोग मिलता है। तो हो सकता है ये जवाब अदालत के सामने रखा जाएगा। और फिर साथ ही साथ अब कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, बाजार खुल रहे हैं। अब जहाँ तक करगिल की बात करें, करगिल में भी तो इंटरनेट आम जिंदगी जो है बहाल है। अब जहाँ तक दीगर मामला की बात करें तो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो रही हैं। अब इंतखाबात की भी बातें बीच में दरमियान में आ रही थी। अब जहाँ तक जो अनासिर जिनके हवाले से खदशात हैं उनको बंद रखा गया है फ़िलहाल। तो ओवरऑल जो कश्मीर की सूरत हाल है, हमारे जो दाखिला उमूर के मुमलकती वजीर हैं उन्होंने कहा है कश्मीर में सबसे ज़्यादा अमन है। तो एक भी गोली ये नहीं मैं चली। आपसे जानना चाहूँगा, वाकई ये सूरत हाल है तो फिर सब कुछ ठीक ठाक है तो इलेक्शंस भी होंगे। सजा साहब, बात रही कहाँ, मतलब फिर क्या शिकवा है कश्मीरियों को? देखिए बाकर साहब, आपको मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को ये पता है जी 5 अगस्त से लेकर अब 5 महीने हो रहे हैं जी, क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ तक कि हमारे ही मुल्क के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं बार बार कहूँगा कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंडियन पार्लियामेंट के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, उन्हें कश्मीर जाने में से क्यों रोका जा रहा है? उन्हें लोगों से नहीं भाई, वो वर्गला देंगे, लोगों को वर्गलाने का काम कर सकते हैं वो लोग। वो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी हिंदुस्तान का उतना ही पेन है जितना हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को दर्द है। हिंदुस्तान तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ही नहीं चला रहे हैं ना, ये 125 करोड़ जो लोग हैं, ये समूह का हिंदुस्तान है। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर सारी जो सिचुएशन बनाई गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ जो लोग जो डिसेंट के लिए अपनी आवाज उठाते हैं वो सब वर्गलाने का काम करते हैं? बाकी सब ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आम एक नागरिक, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को है, हमारा ये कहना है सिंपली कि वो कश्मीर के एक आम नागरिक को होना चाहिए। हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिलखुसूस फारूक अब्दुल्ला साहब, जो इस साल पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शिरकत भी न कर पाए, जबकि चिदम्बरम साहब ने शिरकत की। आप ये समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछता हूँ, के हवाले से दिखाई जा रही है। बोलिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैं ये कहता हूँ कि कल जी देखिए सजा साहब, आपसे कुछ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जी कि घूम फिर के एक बात पर आ जाते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो बंद हैं, इसलिए जो है ये बड़ी दिक्कत है कि उनको आज़ाद कर दिया जाए। अब ये बताइए कि अगर मान लिया वो भी बाहर होते और उनको पार्लियामेंट में भी अगर शामिल कर लिया जाता, तब क्या तब्दीली क्या आ जाती? क्या तब्दीली आ जाती? हर घर के बाहर जिस तरह की फोर्सेस खड़ी थी, क्या पहली बार उनको जो है हाउस अरेस्ट किया? अभी तो चलो अंदर किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, बाकी जिन ये आप बताएंगे कि क्या वहां आग बबूला हो जाते या लोग उनके पीछे आ जाते? मैं यहाँ बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत मानता हूँ, मैं इसको एक फिक्स मैच मानता हूँ। सीधी बात है, मेरी नजर में ये एक फिक्स मैच है कि आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज देने के लिए देर तक बंद रखने की नौटंकी कर रही है सरकार। वरना इस देश में बाकी भी जो आज इतने इस देश में लोग बाहर आए हैं, जेपी के आंदोलन में इतने लोग बाहर नहीं आए, ये किसी देश में इतनी पब्लिक कभी एक साथ बाहर नहीं निकली जितनी यहाँ सीए को लेकर निकली है। उसके बाद रात को उस पर बैकआउट करने के बजाय सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। तो इस सरकार के पास ऐसा कोई तस्वुर नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा। मैं इसमें स्ट्रेटेजी मानता हूँ, आप क्या मानते बताइए? ठीक है सजा साहब, ये बात है, बार बार अमित शाह ने भी ये कहा है कि देखिए अपोजिशन कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी कश्मीर के हवाले से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, गवर्नमेंट के पास कोई ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कश्मीरियों को है कि नहीं, इसका मुझे आप ये बताइए कि राइट टू डिग्निटी है कि नहीं कश्मीरियों को? क्या पॉलिटिकल स्पेस में जो स्पेस में हिस्सेदारी का हक है कि नहीं किसी कश्मीरी को? नहीं, बिल्कुल सभी कश्मीरियों को नहीं, मेरा मतलब यहाँ था सभी कश्मीरियों को हक है। देखिए एक चीज है, मैं यहाँ एक बात बड़ी ये जो कुछ एक साजिश के तहत लीडर्स तो नहीं है ना? नहीं सुनिए ना, लीडर तो और भी हो ना। जी चलिए, मैं बिल्कुल मुख्तसर में ये बोल दूं, सजा साहब भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये जो मेन स्ट्रीम के कायदीन जो हैं ये बाहर आ जाते हैं तो मतलब वाकई क्या हो जाएगा हुकूमत? या बाहर ही रहते तो क्या होता? हाँ, ये सवाल है।
सर पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कश्मीर में जो कुछ भी हो वो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मेरी मर्जी के खिलाफ भी हो, लेकिन लोगों की राय हो, अवामी नुमाइंदों का एहतराम हो, आवाम की तरफ से चुने हुए उसकी मांग हम भी करते हैं, उसकी मांग हम भी करते हैं। और मैं वाज़ेह और सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं कि बार बार ये मुंह में लोगों के शब्द डाला जा रहा है। सुनिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। सज्जाद साहब सुन लीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बाकर साहब बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द जो है जिस तरह से डाला जा रहा है, घूम फिर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बीच में लाया जाता है कि वो बाहर होते तो बाहर होते। ये बेसिकली बाहर जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो होते वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि ज्यादा हाउस अरेस्ट होते रहते हैं, उसी तरह होते। तो ये सिर्फ एक माहौल बनाकर जो है स्टेट शिफ्ट करने की या एक फिक्स मैच करने की मैं बिल्कुल समझता हूँ। एक चीज इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को राइट है वहां रहने का और बाहर रहने का, मगर ये समझने की भी जरूरत है कि यही सरकार जो आपके लिए जो कर रही है, अगर उसी सरकार को आपको प्लांट करके लोग देने हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए। ठीक है सज्जाद साहब, यहाँ पर ये भी बात जोड़ लीजिए कि क्या यही क़यादतें हैं जो फिलहाल मतलब बंद है, हो सकता है खुल मतलब इनको छोड़ भी दिया जाए, जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है रिलीज किया जा रहा है। तो क्या यही क़यादतें हैं और ये क़यादतें बाहर होती तो क्या होता? सर देखिए, क़यादतों का बाहर होने के बाद क़यादतें जो डिसीजन लेती हैं या अवाम को एतमाद में लेकर जो भी डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अवाम की जो राय है उसका मान सम्मान रखना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अवाम को कैद करके बंद करके उनकी आवाज को दबा करके आप यूनिलैटरल जो फैसले ले रहे हैं, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक जो एक मर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मर्डर है, ये किया जाना बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं इस चीज के खिलाफ और ये फारूक अब्दुल्ला की जो बात हम कर रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला को एज एक नमूने के तौर पर हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको बंद किया है, वो अलग एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से हम उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का मसला नहीं है, हर वो यूथ जो इस वक्त हिंदुस्तान के डिफरेंट जेलों में है, और वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो कल तक असेंबली में हमारे यहाँ हिंदुस्तान के ही कानून के ऊपर जो हल्फ ले करके वो जो है वो असेंबली में लोगों की नुमाइंदगी करते थे, उन सबको बंद किया गया है। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। क्या ये गैर जमहूरी तर्ज अमल नहीं है जो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है? उन सबको लाइए, एतमाद में लीजिए, आप जो करना चाहें करिए, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है सज्जाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। माजिद साहब, यकीनन जिस तरह से सज्जाद साहब ने भी कहा, वाहिद साहब ने सवाल उठाया और सज्जाद साहब ने कहा कि ठीक है वो क्या कर सकते थे ये अलग बात है, लेकिन इनको जिस तरह से बंद रखा गया है ये भी तो गैर आईनी बात है। वो अवामी नुमाइंदे हैं, आप किस तरह से उनको, चाहे वो असेंबली के हों चाहे वो पार्लियामेंट के हों, किस तरह से आप उनको बंद रख सकते हैं? यानी अवाम की आवाज़ को आपने बंद कर दिया, ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, मैं फिर एक बात का एतराज में जरूर आपके सवाल पे ही उठाता जाऊंगा। हर बार आप कहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आवाज को बंद कर दिया तो आवाम की आवाज को बंद कर दिया। आवाम को तो घरों में कैद कर दिया, और वो आज तक 70 साल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही लीड करते आए हैं, और एनडीए की सरकार में साझेदार भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वो इस अमेंडमेंट के पहले जो कुछ हुआ है वो मिलके भी गए हैं। तो सिर्फ एक ही आदमी को आप लीड क्यों कराते हैं? वो अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि दीगर जो हम कह सकते हैं कि जो एक्स पार्लियामेंटियन बोले आप, एक्स पार्लियामेंटर, मौजूदा पार्लियामेंटर, एक्स पार्लियामेंटर, आप उनकी बात करिए। सारे बंद है। तो माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क़यादत की बात अगर की जा रही है, तो जो अभी फिलहाल क़यादत की बात की जा रही है कि ये क़यादतें हैं, इनको जो है बंद किया गया, आप मतलब कश्मीर में जो कुछ क़यादतें हैं उस हवाले से उसको कैसे देखते हैं आप? अभी देखिए, मैं नसीम साहब और सज्जाद साहब की बात नहीं, आपके भी कुछ सवाल और उनके आर्गुमेंट्स पे सुन रहा था। पहले ये बताइए कि जिस लीडरशिप के बारे में कह रहे हैं, क्या लीडरशिप को वहाँ की आवाम का कॉन्फिडेंस है उनको? पहले नहीं, अब चुने तो गए हैं। नहीं, एक देखिए, ये दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इलेक्टेड नहीं, ये नहीं, उनका किसी भी तरह से वो तो फिर कोई भी परसेंटेज होगा, वो तो गया, मेरी बात तो कर लीजिए ना, मेरी बात तो करने दीजिए। मैं आपको नहीं सर, तो फिर सत्यापाल मलिक को भी तो कश्मीरियों ने नहीं चुना था, अमित शाह को भी तो कश्मीरियों ने नहीं चुना है, तो वो किस हैसियत से फैसले ले रहे हैं, इस बात की भी तो बात करें आप। हाँ, ये भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये बात तो हम करेंगे। बहुत वैलिड बात कही सज्जाद साहब आपने, ये बात हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है। नहीं, यहाँ मैं आपको मैं 2 महीने पहले ले जाना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के डिप्लोमेट ने कहा कि दुनिया ने एक पहले तजुर्बा कर लिया है, फलस्तीन का नाम लेकर उन्होंने कहा, और हमारी जो वजारत खारिजा है उसकी तरदीद नहीं की उन्होंने। तो वही होने जा रहा है
उस डिप्लोमेट के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, उसके मुताबिक जो कल फ़लस्तीन में किया गया आज कश्मीर में कर रहे हैं वो लोग। तो ये सिचुएशन है। हालांकि मेरे को बड़ा इतराज़ है, मैं तो कहा कि नहीं ये तो झूठ बोलता है डिप्लोमेट होके, लेकिन क्यों हमारे जयशंकर ने इसके खिलाफ बात नहीं की, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बयान पे खामोशी जो है नीम रजामंदी होती है, यानी एक मानों में हमने उसको एक्सेप्ट करा और वही तरीक़ेकार चलाया जा रहा है कि किस तरीके से पहले वहाँ की लीडरशिप के साथ वहाँ की। और क्या ये बताइए जिस किस्म से जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इलेक्शन बिल्कुल अवामी नुमाइंदगी करते हैं? क्यों लोगों को भरोसा नहीं है इन लोगों पे जो मुंतखब हुए हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो? इन्होंने किस तरीके से कश्मीर कास के साथ जो कुछ किया, क्यों आज कश्मीर उनके साथ नहीं है? क्यों मुझे जब महबूबा मुफ्ती यानी इक़्तिदार पे होती हैं, पावर में होती हैं, कहते हैं कि 5% जो है 5% लोग हैं पत्थर मारने वाले, फिर ठीक है भाई 95% को तो आप कॉन्फिडेंस में तो लेना चाहिए था, 5% को जो भी करना था। उनके दौर में जितने लोगों को अंधा किया गया, 11-12 हज़ार लोगों को अंधा किया गया, उसका कौन जिम्मेदारी देंगे? कितने घर को रोशनी छीन ली गई उन्होंने, इसका कौन जिम्मेदार है? और कश्मीर में आज जिस तरीके से आप, ठीक है आज हम बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगा रहे हैं, चलने फिरने की पाबंदी, जब जम्मू से लोग नहीं जा सक रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़े देर पहले एक हमारे जो कांग्रेस के मेहमान ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया कि जम्मू से हम जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, हमको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या ये इलाका गैर है, ये वादी इलाका गैर है जिसकी हम और सिर्फ सैर सपाटे के लिए बाहर के लोगों को लिया जाता है? खुद हमारे जर्नलिस्ट, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप जानते हैं, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ कि हमारे जर्नलिस्टों को जाने नहीं दिया था जर्नलिस्ट। तो ये इलाके गैर तो नहीं है ना, ये हमारा हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, और हम इसकी हिफाजत करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। सजाद साहब, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जिस तरह से हुकूमत के सामने लाएं या फिर जो इंतजामात चला रहे हैं उनके सामने लाएं, तो ये बातें ज़रूर इनके सामने आती हैं, लेकिन जवाब हमको ये मिलता है कि भाई पिछली जो सरकारें थी उनकी पॉलिसीज़ कुछ ठीक नहीं थी, अब हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक ठाक हो जाएंगी। ये ज़ख्म जो है किसी और के मतलब दिए हुए, या तो जो अपोजिशन है, जो जिन्होंने 70 बरस हुकूमत की, उनके ज़ख्म हैं, उनके मसाइल हैं, या फिर बाहर से जो है सरहद पार से जो कुछ किया गया उसका हम अब जो है ठीक ठाक कर रहे हैं। मतलब ये एक मौक़िफ़ आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? कुछ वक्त दिया जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए सर, ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसको हमारे हिंदुस्तान के जमहूरी ताना बाने पे विश्वास नहीं है, और ये आज भी जो CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है, NRC लाया है, वो भी इसी बात को बहाना बना करके लाया है कि कांग्रेस जिम्मेदार है देश के विभाजन में। और इसको बहाना बनाकर आप देख सकते हैं किस तरह जामिया मिलिया के अंदर जो वाक़यात रोनुमा हुए, अलीगढ़ के अंदर रोनुमा हुए, या फिर JNU के अंदर जो ABVP के गुंडे जो जाकर के जिस तरह से उन्होंने उधम मचाया वहां पे, और सरकार उसकी पुष्ट पे आज भी खड़ी है। तो ये सारी चीजें बहाने बना करके अवाम को गुमराह करके, अवाम को जो मजलूम तबका है अवाम का, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, और ये हुकूमत इस पर अमल कर रही है, पूरा प्रैक्टिकली अमल कर रही है। और यही चीज कश्मीर के साथ भी हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान का अगर आज कोई आदमी अगर कश्मीर की बात करता है तो ऐसा तासुर दिया जाता है कि गोया वो पाकिस्तान की बात कर रहा हो, गोया वो किसी बैरूनी मुल्क की बात कर रहा हो, या कोई हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहा हो। ऐसा नहीं है। हम कश्मीरी अवाम के लिए राइट्स चाहते हैं, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम कश्मीरी अवाम के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चाहते हैं, और हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी बात करना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चाहते हैं। और हमारी लड़ाई सरकार से हो सकती है, और सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार मुल्क नहीं हुआ करती है। सरकारों के साथ इख्तिलाफ जताया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पूरा गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देने की कोशिश करता है कि गोया जो सरकार है वही मुल्क है, और जो जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें इन दोनों चीजों में फर्क करके चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अलग चीज है, मुल्क अलग चीज है। और हम गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, रखेंगे, और उसके खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज करते रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के बेसिक फंडामेंटल जो डेमोक्रेटिक हमारा स्ट्रक्चर है उस पर जब भी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमला क्यों ना हो, हम उसके सामने दीवार बन के हमेशा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और हमने हिंदुस्तान के जो आईन है, उसके ताना बाना है, जो जमहूरी उसका हमारी जो बुनियादें हैं, उसका हमने दिफा करना है, चाहे वो CAA के
मुखालिफत के रूप में हो, या फिर आप NRC के खिलाफ के बारे में हो, या फिर जो जिस तरह कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, या फिर जो लीडरों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, इन चीजों के बारे में बात हो। ठीक है सर, मैं एक बात सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूँ। जी सर, सज्जाद साहब ये बताइए कि जिस तरीके से आपने भी हवाला दिया और हम भी बात कर रहे हैं कि CAA के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक किस्म का लोगों में इस्तराब है, एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, कश्मीर क्यों खामोश है? कश्मीरी क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी देखिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि कश्मीर तो बंद है, वहां से तो कोई रिपोर्ट न्यूज की आ नहीं रही है, लेकिन करगिल में इसको लेकर जबरदस्त एहतजाज हुआ है, लोग सड़कों पे आए हैं, प्रोटेस्ट किया है लोगों ने, लेकिन हम ऑलरेडी जख्मी लोग हैं, हमारे ऊपर हुकूमत ने ऑलरेडी बहुत सारे जख्म दिए हैं, लेकिन ये एक दूसरा एडिशनल जख्म जो दिया है, इस जख्म को लेकर के भी हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है। और हम इसलिए भी चिंतित है, इस वक्त गवर्नमेंट, हम परेशान हैं कि गवर्नमेंट POK की बात कर रही है, कल को POK के लोग आएंगे तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट उनको जमा करना पड़ेगा, ये थोड़ा बताए गवर्नमेंट हमें। दूसरा, जो POK के रिफ्यूजीज हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जो हमारे POK के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको NRC की लिस्ट से बाहर करेगी, क्या करेगी गवर्नमेंट ने, इस बारे में अभी तक कोई अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया है। ये सवाल तो हमने कई बार मीडिया के जरिए से तवस्सुत से हुकूमत को पूछा है, लेकिन इस पर भी बात की जानी चाहिए कि POK के रिफ्यूजीज के बारे में क्या है, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि POK के लोग हमारे हैं। अब POK के लोगों के डॉक्यूमेंट्स कैसे हुकूमत उसको रिकॉग्नाइज करेगी? ठीक है भाई साहब, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है, सूरत हाल जिस तरह की बयान की जा रही है, हुकूमत अपनी सफाई ज़रूर दे रही है। मैं हमेशा ये सवाल करता आया हूँ और अब भी करूँगा कि भाई कोई हुकूमत ख़ुद अपना जो इख्तिदार है उसको ख़राब क्यों करेगी? अगर कश्मीर के हालात ख़राब होते हैं, अगर मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, तो फिर इससे नुकसान ज़रूर जो सरकार है, जो सरकार चलाने वाले, अगर हम सियासत ही की बात कर लें, इख्तिदार ही की बात कर लें, तो उनके हाथों से चला जाएगा। कोई क्यों चाहेगा इस तरह से? सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि क्या वाक़तन कुछ थोड़ा देखने की ज़रूरत है, या फिर हुकूमत वाकई कुछ ऐसा अच्छा करना चाह रही है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं सब, चाहे अपोजिशन हो या फिर लोग हों? आपसे जानना चाहूँगा, समझे, थोड़ा सा वक्त दे दें। और देखिए बात ये है, अब सच्चाई सुनिए। माज साहब ने जो एक किसी सफ़ीर का नाम लेके बात कही, वो सच्चाई है। आज देश के तमाम हालात को देखिए, जहाँ फोर्सली आपको, जो आप अमन के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करने चाहते थे, जहां भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, वहां उसको दबा दिया गया या हिंसाएं हुई, और जो दूसरे भी जहां पर पुलिसें हैं, और जो जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री, शायद पता नहीं किसके दबाव में चीज़ें चल रही हैं, यहाँ एक बात वाज़ह हो चुकी है कि इतनी बड़ी जनता सड़कों पर निकलती है, एहतजाज करती है, 30 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और सरकार क्या होती है? एक जनता चुन के भेजती है रिप्रेजेंटेशन के लिए जी। ये एक जमहूरी, हम बार बार डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक फलाना ढिकाना, मैं इन सब बातों का विश्वास कल की बात समझता हूँ, आज इनके कोई मायने नहीं है। वजह बहुत सीधी सी, अजी कैसे मानना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी मानना पड़ेगा जबरदस्ती, वो हम मानते नहीं है ना, जबरदस्ती की बातें सुनिए। अब सीधी बात यह है कि ये हुकूमत का ऐलान है कि आपके डेमोक्रेटिक राइट का कोई मायने नहीं है, वो जो चाहेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि आपने, आप छोड़िए कहानी तो दिखा तो रही है ना, वो दिखा भी रही है, जो हमने चाहा वो करेंगे। मतलब क्या होता है? क्या ये देश बेच दिया था क्या इस देश की जनता ने? क्या ये राजा या प्रेसिडेंट या किसी देश से खरीद लिया है क्या इन लोगों ने इस देश को? बेसिकली जनता ने प्रबंधन के लिए चुन के, बेसिक बात नहीं समझ रहे आप। उनका एटीट्यूड देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए इन लोगों की। आप इनके अंडर में पुलिस की कार्रवाई देखिए, जो क्या पुलिस का आप दिख नहीं रहा भाई? आप हमको भी बंद करेंगे और क्या करेंगे? वो कर देंगे क्या? वो कर ही देंगे आप लोग तो, इसमें कोई नहीं, थोड़ी बात थोड़ी है। आपके खिलाफ जो बोला आपने उठाया, उसको जेल में डाला, और पुलिस की हिम्मत नहीं है जिसके बारे में तुम बोलोगे ये उसी को मुलजिम बताएंगे। आज इस देश में डेमोक्रेसी जैसी चीजों को आप ढूंढ रहे हैं। मतलब बेसिकली आप बात समझिए कि वो 5 साल के लिए चुन के जाते हैं, फिर उनको प्रबंधन करना होता है। प्रबंधन करने के लोग कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, ये एक लोकतंत्र में, किसी तरह की डेमोक्रेसी में ये फैसला कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं ले सकता कि आपको जब आपके तुम्हारे ये फैसला कर दिया और ये तुमको करना ही पड़ेगा। बल्कि सिर्फ चुने हुए आपको प्रबंधन करने के लिए भेजा जाता है, एग्जीक्यूशन करने के लिए भेजा जाता है। आप सरकार की भाषा देखेंगे, आप जनता सड़कों पर आई,
किसी प्रतिनिधित्व से, किसी रिप्रेजेंटेटिव से, किसी डील या डिस्कशन या मतलब डायलॉग करने की जो है जरूरत नहीं समझते। हमने कहा लागू करो, लागू करो। ये डिक्टेटरशिप है। और सुनो, भूल जाओ, कोई डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी नहीं है यहाँ। भाई साहब ठीक है, ये आपका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन आज भी जो है आगाज हो रहा है किसी बयान का, तो वो फिर जमहूरियत की कस्में खाते आज धीरे धीरे आपके पूरे देश, सुनिए एक बात मैं कहूंगा, सुनिए, टाइम कितना कम हो या ज्यादा, पर यह बात कहना बहुत जरूरी है। बड़ी सीधी सी बात है, ये बहुत अच्छे से फिलिस्तीन में जो कुछ इजरायलियों ने किया है, सुनिए वो मैं जोड़ूंगा, सुनिए कैसे जोड़ूंगा, उनको तो बात करने दीजिए, सुनिए ना आप बात करने दीजिए। बेसिकली फिलिस्तीन के अंदर उनकी एक साइकोलॉजी होती है पूरी तरह से, कि वो जो है जब कोई देश में आवाज उठाई जाती है, विदेश में नहीं विदेशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक आवाज उठाता है फिलिस्तीन के हक में। जिस काम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मना करता है, इजरायली उस काम को उसी दिन इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी औकात नहीं मानते, कि तुम संयुक्त राष्ट्र हो या तुम हमारी अगर मुखालफत करोगे तो उस काम को उतनी ही तेजी से वो कर देते हैं। यही पूरी ट्रेनिंग के साथ ये कर रहे हैं कि सड़कों पे तुम निकले हो, देश की जनता हमसे कुछ मांगेगी, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट के लिए भेज दिया जाता है। पूरी तरह से ये क्यों फिलिस्तीन या इजराइल नहीं बनाया जा रहा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये हल्के में लेने की बात नहीं है। ठीक है, मेरा ये यकीन है, ऐसे जितने मतलब आज सड़कों पे, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, लाखों अफराद जो इस वक्त, हजारों अफराद जो इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं। अगर हम देखें, हमारे संविधान को बचाने की बात की जा रही है, आज सारा भारत हम सब एक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। जिस तरह से सजा साहब ने भी कहा कि ठीक है, हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, मतलब इनकी पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क को जो है शदीद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज भी हमारा मुल्क एक है, और हम किसी और मुल्क से क्यों अपने आप को मिलाएं? हमारा मुल्क काफी बड़ा है, जो कुछ डिक्टेटरशिप में होने जा रहा है, 25 साल तक ये जमीन में धंस जाएगा, लोगों को रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। जनता जरूर फैसला करेगी जब इंतखाबात आएंगे माजिद साहब। अब मतलब इतना इंतखाब आएंगे, लोगों को इतना खौफजदा ना करें, इतना बेचैन भी ना करें। आज भी जनता के हाथ में फैसला है, वो अपने वोट के जरिए जरूर फैसला करेंगे। जी भाई साहब, देखिए, जनता के हाथ में अब फैसला नहीं रहा। अब देखिए, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी, हमारी एजेंसियां, ये अब किधर जा रही हैं? क्या ये ऑटोनॉमी में काम कर रही हैं? ये पूरी आजादी से काम कर रही हैं, जैसा कि उनको संविधान में उनको पूरा दिया गया है? ये हर चीज पे हो जाएगा। आप इलेक्शन भी भूल जाइए। आप अगर यही सिस्टम रहा, जरूरत नहीं है इलेक्शन की। हम इंडिया बिल्कुल ये कौन सा फैसला था कि आप जो है फैसला था, दे दिया, मानना पड़ेगा। ये जो पिटिशंस है जिस पे लोग सड़कों पे बाहर आए हैं, इसको जब ये शांत हो जाएंगे तब सुनी जाएगी। बताइए साहब, आपका नुक्ता नजर क्या है, क्या कहेंगे? जो सूरत हाल बनी हुई है, आर्जी भी हो सकती है ना, क्यों इतना खौफ पैदा किया जाए, ये हुकूमत भी कह रही है। आखिरी सवाल सजा साहब। नहीं, देखिए, हुकूमत तो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। भाई बात मामला तो आप आर्जी तौर पर ले, कुछ वक्त रहेगा, उसके बाद फिर जनता को फैसला करना है वो क्या करेगी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो फिर सारी चीजें मैक्सिमम प्रेशर डेवलप करके अपने जो एजेंडा है उसको थोप रही है। लेकिन ये जो इस वक्त लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने मुल्क की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जमहूरियत की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत है वो एक दूसरे रुख पे है, और मुल्क के जो आवाम है वो अपने मुल्क की हिफाजत में लगे हैं। ठीक है, इसी आवाम को जो है फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। अब ये और बात है कि मुख्तलिफ ख्यालात हैं और मुख्तलिफ खदशात और ख़तरात का जो है जो इजहार किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, सजाद साहब, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह।